नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए विस्तार से देखते हैं आज की खबरें। नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वाले बलात्कार के दोषियों को अब नए आपराधिक कानून के तहत मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा, जो आज 1 जुलाई से लागू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध वाले अध्यायों को पहली प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि अब सामूहिक बलात्कार के लिए 20 साल की कैद या आजीवन कारावास, नाबालिग से बलात्कार के लिए मौत की सजा, अपनी पहचान छिपाकर या झूठे वादे करके यौन शोषण के लिए एक अलग अपराध परिभाषित किया गया है। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों और उसके अपने परिवार की मौजूदगी में दर्ज करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा भी दी गई है। सबसे पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा, पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा। वराछा पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है, जिसमें 3 जालसाजों को पकड़ा गया है। इन आरोपियों ने बाजार से जॉब वर्क करने के बहाने करके 45 लाख से अधिक की साड़ियां चुराकर फरार हो गए थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को सूरत से और 2 आरोपियों को भावनगर से गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में वराछा थाने के कांस्टेबल वलसूर ने अपनी छुट्टी के दौरान भी ड्यूटी निभाई और आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों से 38 लाख से ज्यादा कीमत की साड़ियां जब्त कर ली हैं। वराछा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी के साथ एक पूर्व आयोजित षड्यंत्र हो उस प्रकार का एक गुना रजिस्टर किया गया है। इस केस में जो फरियादी हैं राकेश कुमार गुप्ता, उन्होंने 2 व्यक्ति मितेश चौहान और राकेश चौहान, इन दोनों को जॉब वर्क के लिए साड़ियाँ दी थी। करीबन 12,499 साड़ियाँ उसको दी थी, जिसकी कुल कीमत 45 लाख रुपए होती है। ये साड़ियाँ उन्होंने जॉब वर्क के लिए दी थी। जब उसने वो साड़ियाँ दी, बाद में उसने जब साड़ियाँ वापस लाने की कोशिश की तो तब तक वो लोग दुकान बंद करके चले गए थे वहाँ से। इस बात में जो फरियादी है उन्होंने पुलिस स्टेशन आए और फरियाद दर्ज करवाई और बाद में पुलिस ने तुरंत ही एक्शन में आते हुए 2 आरोपी, जो मुख्य आरोपी है मितेश चौहान और राकेश चौहान को गिरफ्तार किया। उनके पास जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये सारा मुद्दा माल है जो साड़ियाँ हैं, उन्होंने एक विक्रम उर्फे विक्की परमार इस नाम के एक व्यक्ति को दी थी। पुलिस ने विक्रम को भी गिरफ्तार किया, उसके पास से रिकवरी की। टोटल रिकवरी में शुरू में पुलिस को 38,50,000 का मुद्दा माल रिकवर हुआ था, बाद में और 3 लाख का मुद्दा माल रिकवर हुआ है। सूदखोरों के चंगुल से छूटने में लोगों की मदद के लिए अरावली जिला पुलिस ने एक अनोखा प्रयास किया। मोडासा में साहूकारों के पीड़ित परिवारों के लिए ऋण मेला आयोजित किया गया। मोडासा महालक्ष्मी टाउन हॉल में ऋण मेला आयोजित किया गया, जिसमें निजी और सहकारी बैंकों के कर्मचारी शामिल हुए। मेले में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। उप पुलिस प्रमुख ने अपील की है कि जो भी व्यक्ति
शुद्धखोर का शिकार हुआ है वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। આજ રોજ મોડાસા ટાઉન હોલ ખાતે મોડાસાના નાગરિકો અને પોલીસ સ્ટાફ માટે નવા કાયદાની સમજ માટે જે સેમિનાર રાખવામાં આવ્યો અને તેમાં ખરેખર ખૂબ ઉત્સાહથી તમામ નાગરિકોએ ભાગ લીધો. નવો કાયદાને જાણવાની જે તમન્ના છે આ વરસાદી વાતાવરણ હોવા છતાં તેઓ હાજર રહી અને નવા કાયદાની સમજ મેળવી. નવો કાયદો આજની મધ્યરાત્રિથી અમલમાં આવે છે અને તે માટે નવા કાયદામાં શી નવી જોગવાઈઓ છે, જૂના કાયદામાં જે જોગવાઈઓ હતી અને એમાં જે કંઈ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા. જેમ કે આપ સૌને ખ્યાલ છે કે અત્યારે ગુજરાત પોલીસ દ્વારા જે વ્યાજખોરો વિરુદ્ધની ઝુંબેશનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે એ અનુસંધાને જ આપણા રેન્જના વડા સાહેબશ્રી અને આપણા અરવલ્લી જિલ્લાના એસપી સાહેબશ્રી ની સૂચનાથી અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં લોક દરબારનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. એમાં ઘણી બધી અરજીઓ મળેલ છે, ઘણા બધા એમાં ઉકેલ પણ આવેલા છે અને સાથે સાથે એના જ અનુસંધાને જે પણ જરૂરિયાતમંદો હોય, પીડિતો હોય કે જેમને જરૂર હોય. समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज 51 जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर सपा कार्यालय में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर सोने की थाली में 11,000 रखकर उनकी आरती उतारी जाएगी। साथ ही सपा कार्यालय के बाहर लगे स्टॉल्स में भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम वितरण और केक काटकर जश्न मना जाएगा। इस अवसर पर सपा के कार्यकर्ता अखिलेश यादव से मिलने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सभी कार्यकर्ता। और इसके अलावा आज से 7 जुलाई तक प्रदेश भर में सपा के कार्यकर्ता पीड़िए पेड़ लगाने का कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। आज अखिलेश का जन्मदिन है, कैसे मनाया जा रहा है? सादगी के साथ मनाया जा रहा है। गाँव में वृक्षारोपण हो रहा है, कार्यकर्ता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर गाँव में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश की राजनीति को बदलने में कामयाब हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बौखलाई हुई है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो वातावरण बनाया है, जो प्रदूषण का वातावरण बनाया भाजपा ने, उसको साफ करने के लिए अखिलेश यादव जी का पीडीए कार्यक्रम चल रहा है। हम 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। और देश का नाम रखा गया क्या कहेंगे? विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में भाजपा पर निशाना साधते हुए अपनी टिप्पणी से हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को हिंद कहते हैं वे केवल हिंसा, नफरत और झूठ के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी के भाषण को बीच में रोकते हुए कहा कि पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक बताना गंभीर मामला है। विपक्ष और सत्तारूढ़ एनडीए के सांसदों के बीच जुबानी जंग के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा
इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। हंगामे के बीच प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए और गांधी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहना बहुत गंभीर मामला है। चलो देखते हैं। ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। एक शानदार समारोह में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने मदरसे के छात्रों को NEET परीक्षा में उनकी उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया। शाहीन एकेडमी से पढ़कर इन बच्चों ने NEET परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। इस सम्मान समारोह में शिफा शमीम ने 705 अंक और उनकी बहन बुशरा शमीम ने 695 अंक हासिल किए हैं। अब्दुल्ला ने 683 और अहमद ने 678 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि सादिक ने 673 और वरिशा ने 660 अंक हासिल किए हैं। मदरसे के इन बच्चों को मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर शाहीन एकेडमी के कर्नाटक के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर भी मौजूद रहे। आज आप लखनऊ आए हैं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में, तमाम उन नीट जिन्होंने क्रैक किया है उन छात्रों को सम्मानित किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितना जरूरी समझते हैं? माशाल्लाह, मैं मुबारकबाद दूंगा लखनऊ शाहीन एकेडमी के तमाम जिम्मेदारों को और मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब को कि वो एक माहौल बनाने में और बच्चों को कल्चर देने में के साथ साथ मेहनती बनाने में और स्कोर करने में कामयाबी हासिल किए हैं और स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऑनर किया गया। साथ ही साथ आज यहाँ पर डॉक्टर्स डे भी मुनाफिद किया गया। यहाँ पे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की हिम्मत अफजाई की गई और बच्चों को कुछ नसीहतें भी हुई। सीनियर डॉक्टर्स यहाँ के जमा हुए और फ्यूचर में किस तरह से इनको तैयारी करना है, किस तरह से कॉलेजेस में वक्त का इस्तेमाल करना है, नसीहत की गई। वैसे मुल्क भर के बच्चे जो नीट का एग्ज़ाम दिए हैं, परेशान हैं, पैनिक हैं, उनके लिए हम ये एडवाइस। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बुशरा शमीम है। जिस मकाम पे आप पहुंची है उसमें किसने आइडल देना चाहती है, कितनी मेहनत की है और कौन आपके साथ ऐसा खड़ा रहा जिस वजह से उस मुकाम पहुंची? मैं अपने अब्बू को क्रेडिट देना चाहती हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे आगे के लिए प्रोत्साहन किया। अब्बू के अलावा, पेरेंट्स के अलावा टीचर भी होती हैं? जी, टीचर्स को भी देना चाहती हूँ। यहाँ जब मैं आई थी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, टीचर्स ने बहुत साथ दिया है, उन्होंने आगे पढ़ने के लिए बहुत ही। क्या करेंगी आगे चल के? अच्छी डॉक्टर बनूंगी इंशाल्लाह और लोगों की मदद करूंगी, गरीबों की मदद करूंगी, अपने मुल्क का नाम रोशन अक्सर करूंगी। देखा जाता है कि डॉक्टर के पास जब कोई मरीज जाता है तो वो उसकी ज़बान बहुत तल्खी हो जाती है, चिल्लाने लगता है, तो आधा मरीज वहीं मर जाता है। क्या इस ज़बान को लेकर कहाँ तक पहुँच पाएंगे आप? जी, नरमी से बात करेंगे इंशाल्लाह। और चलिए मेरी दुआएं आपके साथ। जी, शुक्रिया। अपना नाम बता दिए। माय नेम इज़ शिफा शमीम। आप नीट में जो है परीक्षा में जो है अच्छे नंबर आए करके आए हैं, किसको जो है अपना आइडल मान लो? I have scored 700. आप थोड़ी बोलिए। My idol is my father. I want to become like him and help people. कितनी मेहनत करना पड़ी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? मेहनत तो बहुत करनी पड़ी है, बोलिए। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी है। मतलब हम लोग यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, हम लोग बिना फ़ोन के पढ़ते थे और पूरे दिन पढ़ते थे, रात को सोते थे और सुबह मतलब फजर के बाद से इशा तक पढ़ते थे। ऐसे मौका पे जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, मोबाइल के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। ऐसे में बगैर मोबाइल के पढ़ना और आप उस मुकाम पे पहुँचाना ये बहुत बड़ी बात है। कैसे इसको देखती है, क्या कहना चाहिए? टीचर्स बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे, कोई भी डाउट्स होता है तो फ़ोन तक जाना ही नहीं पड़ता, टीचर से पूछ लो बता देते हैं सब कुछ। बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे जो नहीं आप पहुँच पाए आपके मंजिल तक के और निराश है और जो है अपने मुकाम पर बैठी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगी कि अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड बुक की तरफ मत जाइए, NCERT पे फोकस कीजिए, PYQs पे फोकस कीजिए और बस इतना ही है। ठीक है, थैंक यू।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में ये स्थिति अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मौजूद रहेंगी। इस बीच 3 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश रहेगी। पश्चिम भारत में 4 जुलाई तक भारी बारिश की स्थिति गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा को प्रभावित करेगी। If you talk about the monsoon, at present monsoon is in active phase. If you see the satellite pictures, you can see here clouds almost most part of the country. So if you talk about the forecast, presently for northeastern state, we are expecting extremely heavy rainfall for next 2 days, specifically Arunachal Pradesh, mean more than 20 centimeter. For that, we have given red alert for Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, and some Himalayan, West Bengal, Sikkim for today, and for Arunachal for day 1 and day 2. And if you talk about the other parts of the country, specifically central part or northwest India, everywhere we are expecting, we are experiencing also light to moderate rainfall and somewhere heavy rainfall also. And considering that we have progressed monsoon over some parts of more parts of West Rajasthan, then Haryana, then entire UP we have covered it, and the remaining part of Himachal Pradesh and Jammu Kashmir also. Almost East Uttar Pradesh and many parts of West Uttar Pradesh was already covered. So some part was remaining, so we covered remaining parts of Uttar Pradesh today also. So if you talk about the coming days, conditions will be favorable for the further advance. So we may expect monsoon may advance over the remaining part of the country during next 2-3 days. पश्चिम बंगाल के एक स्थानीय टीएमसी नेता जिन पर एक जोड़े पर क्रूर हमले का आरोप था, को रविवार शाम को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी तजेमुल, जिसे जेसीपी के नाम से भी जाना जाता है, कथित तौर पर अवैध संबंध में शामिल एक जोड़े पर सार्वजनिक रूप से हमला करते हुए कैमरा में कैद हुए थे। पुलिस ने कहा कि स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला लिया गया और पीड़ितों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल सह प्रभारी अमित मालवीय ने हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा, यह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन का बदसूरत चेहरा है। आरोपी तजेमुल अपनी इंसाफ सभा के माध्यम से त्वरित न्याय देने के लिए प्रसिद्ध है और चोपड़ा विधायक हमीदुर रहमान का करीबी सहयोगी है। इस बीच घटना के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता जेपी नड्डा ने भी राज्य में महिला सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की। Hamidur Rahman, the MLA, he said that woman was involved in unsocial activities because it's being a case of extramarital affairs. Actually, what Hamidur has said, it is his statement. Go and ask him. I am not supposed to make any comment on his statement. But do you condemn this kind of reaction? This should not have happened. That much I can say. But what is the background of it, that also I cannot say. महिला के ऊपर अटैक होता है, क्या कहना चाहेंगे? वेस्ट बंगाल में महिलाओं के ऊपर अटैक मैं समझती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मणिपुर की भी जो घटना थी, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरह भारत की बेटियों का जो हाल हुआ है, मैं समझती हूँ उसमें भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। सरिया कानून की बात कर रहे हैं। देखिए, महिलाओं के खिलाफ जहाँ भी कुछ होता है हम आवाज़ उठाते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि ममता जी इसका जांच करवा के, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया हुआ है कि ज़रूर उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। देखिए, हमारा तो ये प्रश्न है हमारे सम्मानीय स्पीकर साहब से
कि टीएमसी को अगर आप परमिशन दिए हैं आंदोलन करने के लिए, आप कुछ दिन पहले बोले थे वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रीमाइसेस में आंदोलन नहीं होगा, उसके बाद भी आप टीएमसी को परमिशन दिए, क्यों दिए? अगर दिए हैं तो हमको क्यों नहीं देंगे? भाजपा का विधायकों को क्यों नहीं परमिशन देंगे? और हम लोग तो शेख शाहजहां का समर्थन में ये आंदोलन नहीं कर रहे, हम लोग बंगाल के महिला के समर्थन में, उनका अत्याचार जो हो रहा है उनका विरोध में हम लोग बैठे हैं। तो कोई अनैतिक अन्याय कोई तो विषय नहीं है, तो आज उसीलिए हम लोग परमिशन के लिए मांगे थे। स्पीकर साहब हम लोग को परमिशन नहीं दिए हैं, लेकिन हम लोग को तो आंदोलन करना है। उसीलिए वर्षों के मांग के बाद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में वेलू सड़क गडूल से लोअर सेंजी तक क्षतिग्रस्त होने की प्रक्रिया में है। सड़क की खराब हालत से इलाके में रहने वाले लोग कई सालों से परेशान हैं। सड़क और पुल प्रभाग ने अंततः निवासियों को राहत पहुंचाने के लिए काम शुरू किया हुआ है। थैंक यू करना चाहता हूँ। ये यहाँ आपने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आपने मतलब पब्लिक के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो गढ़वाल लोहर रोड वाया सिंजी जो है, ये पिछले मतलब लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी लोगों की। तो ये जो पिछले 2 साल से इसका अपडेशन चल रहा था, आज इस साल ये मतलब इसमें हमें खाली अब 4 दिन लगेंगे, तो 4 दिन में ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैग्नेमाइजेशन चालू है। हमने इसमें 2.5 किलोमीटर का लेंथ है टोटल, तो हमने पहले इसमें 1.2 किलोमीटर आगे कवर किया है। अब लास्ट जो फर्स्ट किलोमीटर है वो अभी चल रहा है प्रोग्रेस। तो सर अगर देखा जाए तो और भी रोड यहाँ पर है जिनको अभी तक मैग्नेमाइज नहीं हुआ है, तो उनके लिए मतलब आपकी जानिब से आरएनबी की जानिब से कोई सर्कुलर निकला है कि उन पर भी मैग्नेमाइज बिछाया जाएगा? जो ये वायलो अहलन गढ़ोल एरिया जैसा है, इसमें हमारा एक मेन रोड है वायलो अहलन गढ़ोल रोड, जो मेन रोड है उसमें कुछ पैचेस डेवलप हुए हैं, जो कि हमने पिछले साल भी उसमें पैचिंग रेस्टोरेशन करी थी। इस साल भी हमने उसमें प्लान दिया है आगे, मतलब उसमें कुछ पैचेस जो है कि वो हाईवे में जा रहे हैं। हाईवे के मतलब जो इसमें अप्रोच है ना, इस वायलूपुरा टनल, उसमें कुछ पैचेस जा रहे हैं। उससे बगैर जो उसमें जितना बचता है हमने उसमें दिया है आरडी दूसरे प्लान में यूथ सेक्टर में अपग्रेडेशन के लिए। तो जो ही उधर से प्लान अप्रूव होकर आ जाएगा, इंशाल्लाह वो भी लोगों की डिमांड पूरी हो जाएगी। तो साफ शफाफ तरीके से हो रहा है। जो भी हमें स्पेसिफिकेशन है अलॉटमेंट के हिसाब से या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, उस हिसाब से हो रहा है। तो लोग भी इसमें मुतमईन हैं, लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।